everyone, hope you're doing great. So today's topic is going to be on weekly current affairs, which is related from 19th of December to 24th of December 2024. इस weekly current affairs के अंडर हम जितने भी हमारे important events हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके बारे में हम discuss करेंगे with the help of questions and answers. Okay, so without any further ado, let's start with the topic. So first question is the Eastern Maritime Corridor, which is abbreviated as EMC, that कनेक्ट्स विच टू सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड रशिया. तो ये जो है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि टू सिटीज़ को कनेक्ट करता है ऑफ इंडिया एंड रशिया. ओके, तो ये दोनों सिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी इंडिया एंड रशिया की? तो फर्स्ट वन इज़ चाइना विच इज़ इन इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ व्लादिवोस्तोक. ओके, तो ये रशिया में है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है चेन्नई एंड ये व्लादिवोस्तोक विच इज़ इन रशिया. तो ये एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट करेगा यहाँ पे. ओके, ताकि जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजिली हो सके. ओके, तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं. तो ये जो चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये रिड्यूस करेगा शिपिंग टाइम को एंड कॉस्ट को एंड लेटर बूस्ट करेगा इंडिया रशिया ट्रेड इन ऑयल, फूड एंड मशीनरी. ओके, जितने भी ट्रेड रिलेटेड हैं ऑयल, फूड एंड मशीनरी से, तो ये उसमें काफ़ी ये बूस्ट लाएगा इंडिया एंड रशिया के ट्रेड में एंड ये रिड्यूस करेगा शिपिंग टाइमिंग को, उसकी कॉस्ट को भी. ओके, एंड ये जो EMC है विच स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये कनेक्ट करेगा साउथ इंडिया विद रशिया फार ईस्ट. ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड ये जो रूट है ये पास होता है थ्रू मेजर वाटरवेज लाइक द सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट एंड बे ऑफ बंगाल. तो इन सारे जो मेजर वाटरवेज हैं यहाँ से ये पास होते हुए ये पूरा मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया गया है बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ओके, तो इनकी आप सिटीज़ याद रखिएगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, यहाँ पे हमारे इंडिया में चेन्नई से जाएगा, चेन्नई से होते हुए ये कनेक्ट करेगा व्लादिवोस्तोक विच इज़ इन रशिया. ओके, तो ये जो है ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है. ओके, so our next question is which country is the host of 12th Para Athletics World Championships in 2025? तो 2025 में जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, जो कि 12th एडिशन का होगा, उसे कौन होस्ट कर रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया. इंडिया जो है वो होस्ट करेगा एंड दिस टाइम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम विल होस्ट दिस इवेंट विच इज 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स. ओके, एंड ये जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेट होगी सितंबर 26 से लेके अक्टूबर 25 तक, विच इज़ एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विच इज़ इन दिल्ली. ऑल्सो होस्टिंग द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स इन मार्च 2025. तो इंडिया ये दो इवेंट को होस्ट करेगा विच इज़ द 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 एंड द सेकेंड वन इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इन मार्च 2025. ओके, तो ये दोनों इवेंट को हमारा इंडिया होस्ट करेगा 2025 में एंड ये फर्स्ट टाइम ये होस्ट कर रहा है 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे इंडिया में. ओके, कराया जाएगा ये. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12th नंबर का एडिशन है ऑफ दिस चैंपियनशिप एंड द 4th टाइम इट इज़ हेल्ड इन एशिया. एंड ये चौथी बार एशिया में हो रहा है एंड इसमें फीचर करेंगे टोटल 1000 एथलीट फ्रॉम 100 नेशन. 100+ नेशन से इसमें ग्लोबली पार्टिसिपेट करेंगे 1000 athlete total. Okay, so one more important point is to be noted here that the event is pivotal for the Los Angeles Paralympic Games 2028. तो 2028 में ये जो पैरालंपिक गेम्स होस्ट किए जाएंगे वो लॉस एंजलिस में होस्ट किए जाएंगे, जिसका एम रहेगा टू प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया. ओके, एंड अगर 2023 की बात की जाए, 2023 में ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी वो हुई थी कोप जापान में एंड उसमें हमारे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था पैरा एथलेटिक्स में एंड उसमें जीते थे टोटल 17 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड्स. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड इस बार की जो होस्ट कंट्री रहेगी वो रहेगी इंडिया. ओके, एंड 2028 में इसका होस्ट कंट्री कौन रहेगी? लॉस एंजलिस. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप. Now next question is what is the name of India's first anti-pesticide bodysuit launched by the Ministry of Science and Technology? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इंडिया ने पहली बार एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बनाया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो उसका नाम क्या है? तो उसका जो नेम रहेगा वो रहेगा किसान कवच एंड इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है. तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उनका नेम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड इन्होंने ही इस किसान कवच को लॉन्च किया है, इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम हार्मफुल पेस्टिसाइड एक्सपोजर। ओके, एंड इसको डेवलप किया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने, विच इज़ एब्रिवेटेड एज ब्रिक इन स्टेम, जो कि है बेंगलुरु में, विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। द सूट प्रमोट्स फार्मर सेफ्टी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसको किसने बनाया है एंड किसने लॉन्च किया है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जिसका नेम है किसान कवच, एंड इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, ये एक एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जो कि प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स को फ्रॉम द हार्मफुल पेस्टिसाइड एक्सपोजर। ओके, एंड वन मोर पॉइंट, इसको फार्मर्स धो भी सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं अप टू अ ईयर, सिर्फ 1 साल तक। ओके, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो रहेगी 4000 विद प्लान्स फॉर ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी। ओके, तो ये 4000 इसकी कॉस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान कवच की। एंड ये जो सूट है इसमें यूज किया गया है एडवांस फैब्रिक टेक्नोलॉजी का दैट डीएक्टिवेट पेस्टिसाइड्स थ्रू nucleophilic hydrolysis, preventing health risks like respiratory issues and vision loss. ओके, तो इसका भी नेम आप याद रखिएगा। ये डीएक्टिवेट करता है पेस्टिसाइड्स को जब फार्मर्स अपने जो खेतों में डालते हैं पेस्टिसाइड अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए, तो ये इसीलिए बनाया गया है कवच। एंड ये जो इनोवेशन है इसका एम रहेगा कि कैसे एड्रेस किया जाए पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी को while empowering farmers and ensuring sustainable farming practices. Okay, so just remember all these points. Now next point is which day is celebrated as Minority Rights Day. तो ये आप सभी को पता होगा, Minority Rights Day is celebrated on December 18. Okay, तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज, एंड इस डे को अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1992 में। एंड ये जो डे है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि और अवेयरनेस फैलाई जा सके रिलेटेड टू माइनॉरिटी राइट्स, एंड इसके अंदर हाईलाइट किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशंस को कि उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, एंड वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट को। ओके, एंड ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है जो कि इंश्योर करता है द राइट टू कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज फॉर माइनॉरिटीज, शेपिंग ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कशन। एंड हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटीज करता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर फॉर ऑल सिटीजन्स, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं। इट इज अंडर आर्टिकल 29 and 30. Article 29 guarantees the protection of the interests of minorities, okay, and Article 30 that guarantees the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice. Okay, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। It provided under Article 29 and 30 related to the minorities' right. Okay. Now next question is which country has joined the International Solar Alliance, which is abbreviated as ISA, by signing the ISA Framework Agreement in December 2024. तो recently अभी किस country ने join किया है under International Solar Alliance by signing the ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो ये जो कंट्री है इसका नेम हो जाएगा मोल्डोवा। तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो मोल्डोवा ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ISA को टू एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी efforts and became the 104th full member last month. Okay, तो ये 104th नंबर का बनेगा ISA member which is Moldova. एंड ये जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 2015 में ड्यूरिंग कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 बाय इंडिया एंड फ्रांस। ये आप सभी को पता होगा, आपने 1000 बार पढ़ रखा होगा इसके बारे में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में। इसका जो मिशन रहेगा टू गाइडेड बाय द टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स मोबिलाइजिंग $1000 बिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट, एंड ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी एक्सेस को टू 1000 मिलियन पीपल, एंड ये इंस्टॉल करेगा 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2030। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये जो टेन्योर है इस टाइम तक ये इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी पूरी तरीके से। एंड ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली है ये अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि देखती है पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन को रिलेटेड टू ISA, एंड करेंटली ISA हैज 104 मेंबर्स कंट्रीज एंड 16 सिग्नेटरीज कंट्रीज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो लास्ट 4 कंट्री मेंबर्स हो जाएंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 106th मेंबर है वो हो जाएगा अर्मेनिया। इसने ज्वाइन किया है रिसेंटली अभी नवंबर 2023 में। एंड उससे पहले 105th मेंबर जो है वो होगा नेपाल। ओके एंड 103rd मेंबर जो होगा वो होगा सीरिया। एंड 104 जो कि सिग्नेटरी मेंबर है ये किया था एंगोला ने। ओके तो ये चारों के आप नेम याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे जा सकता है किसी भी आने वाले एग्जाम्स में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो इंडिया की जो रैंक हो जाएगी वो होगी 49th नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ओके जिसने इंप्रूव किया है बाय 11 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है बाय द पोर्टुलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड ये एवेल्युएट करता है कंट्रीज को ऑन टेक्नोलॉजी यूज इन गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट एंड इम्पैक्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का स्कोर जो है वो इंक्रीज हुआ है। 2023 में था 49.93 एंड अभी हो गया है 2024 में 53.63 जो कि रिफ्लेक्ट करता है एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स which is abbreviated as NRI 2024. India climbs 11 spots to secure 49th position globally. Okay, फर्स्ट प्लेस पे जो है वो है USA, सेकंड पे है सिंगापुर एंड जो थर्ड वन है वो है फिनलैंड। एंड यहाँ पे आप बाकी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। चाइना की जो रैंक है वो 17th नंबर पे है, बांग्लादेश की 89th पोजीशन पर है एंड जो पाकिस्तान है वो 97th पे। एंड हमारा जो इंडिया है वो हो जाएगा 49th प्लेस पर। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is Bordeaux बिलमुख बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये नाम आपको बड़ा अतरंगी सा लग रहा है, इसीलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो आवर करेक्ट आंसर इज असम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्डोई बिलमुख बर्ड सेंचुरी जो कि असम में है। इसके अंडर देखा गया है 72% डिक्लाइन इन एवियन स्पीशीज़ ओवर 27 ईयर्स। तो 27 सालों में ये जो एवियन स्पीशीज़ होती हैं, आगे मैं दिखाऊंगी आपको कैसी होती हैं, तो ये जो एवियन स्पीशीज़ होती हैं इसमें डिक्लाइन देखा गया है। असम में इस बर्ड सेंचुरी के अंडर 72% डिक्लाइन देखा गया है, डिक्रीज देखा गया है। एंड ये जो डिक्लाइन है ये लिंक करता है टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इस स्टेट में, इसकी वजह से ये डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक्टिविटीज़ कैसी कैसी हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, पोचिंग, एग कलेक्शन एंड लैंड यूज चेंजेस। और ये जो है बोर्डोई बिलमुख बर्ड सेंचुरी ये एक फ्रेश वाटर लेक है स्पैनिंग 11.25 स्क्वायर किलोमीटर इन असम, लोकेटेड बिटवीन धेमाजी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये एक फ्रेश वाटर लेक है इसके अंडर। एंड ये जो सेंचुरी है ये एक्सपीरियंस करती है मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट को विद एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 2000। ओके एंड इसकी जो वेजिटेशन है वो डोमिनेटेड है बाय फ्लड वैली, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड इकोसिस्टम्स। ओके आगे हम और जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवियन स्पीशीज़ हैं, मतलब जो भी बर्ड्स के ग्रुप में आती हैं वो सारी एवियन स्पीशीज़ कहलाई जाती हैं जो भी वार्म ब्लडेड होती हैं। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्डोई बिलमुख बर्ड सेंचुरी, तो ये असम का मैप है। तो ये नॉर्थ में आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये बोर्डोई बिलमुख सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। ओके एंड यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हैं, ये आप बर्ड्स देख सकते हैं जो कि एवियन स्पीशीज़ की कैटेगरी में आती हैं एंड ये वार्म ब्लडेड बर्ड्स होती हैं। तो इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं हम सेंचुरी के बारे में। बोर्डोई बिलमुख बर्ड सेंचुरी विच इज इन असम एंड इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 1996 में बाय द असम गवर्नमेंट। ओके एंड ओरिजिनली ये पार्ट था रिवर सुबानसिरी का जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जो कि आज के टाइम में फ्लो करती है 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वेटलैंड। तो ये पहले के टाइम में देखा जाता था ये रिवर सुबानसिरी यहाँ पे पाई जाती थी बर्ड सेंचुरी के अंडर, बट अब ये जो बर्ड सेंचुरी है, जैसे यहाँ बर्ड सेंचुरी है, इससे 7 किलोमीटर ये दूर हो गई है ये रिवर सुबानसिरी जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ओके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बर्ड सेंचुरी पर कौन सी रिवर पाई जाती है तो आप ये सीधा मार्क करिएगा रिवर सुबानसिरी। ओके जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। एंड ये होम है टू ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज सच एज स्पॉट बाइल पेलिसन एंड लेसर एडजुटेंट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ही है, ये स्पॉट बाइल्ड है एंड ये लेसर एडजुटेंट है. Okay, so just remember all these points. Now next question is, what is the primary function of GLP-1 receptor agonist that was recently mentioned in the news? तो ये आखिर है क्या, इसका क्या फंक्शन है GLP-1 रिसेप्टर का. ओके तो इसका जो फंक्शन रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा टू कंट्रोल एपिटाइट एंड ब्लड शुगर लेवल्स. ओके यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. ये जो ग्लूकागॉन है, जस्ट लाइक पेप्टाइड, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट GLP-1 आरएस. तो इसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए GLP-1 एक रिसेप्टर है जो कि कंट्रोल करता है भूख को एंड ब्लड शुगर लेवल्स को. एंड ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स है, जो कि ये एक ड्रग है, ठीक है, दवाई की तरह है, दैट आर यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी. तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को ये ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है. एंड कैसे वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये एक GLP जो है, ये रिसेप्टर, ये एक मिमिक है द हार्मोन GLP-1 का. एंड ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में ब्लड ग्लूकोज को, इंसुलिन लेवल को. एंड ये प्रमोट करता है फीलिंग्स ऑफ फुलनेस, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऑलरेडी खाना खा रखा है बट आपको भूख नहीं लगेगी उससे कि आप कुछ भी खा लें. तो ये इसीलिए ट्रीट करता है टाइप 2 डायबिटीज़ को. ओके एंड दे हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द लिवर, स्लो डाइजेशन करता है एंड ये हेल्प करता है टू रिड्यूस एपिटाइट. तो ये भूख को भी कम लगता है ताकि आपको ज़्यादा भूख ना हो एंड आप चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ना खा सकें, जिसकी वजह से आपकी जो ओबेसिटी है वो कंट्रोल में रह सके. तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है GLP-1 रिसेप्टर. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, which country has developed an mRNA vaccine for cancer patient? तो रिसेंटली अभी एक mRNA वैक्सीन को डेवलप किया गया है कैंसर पेशेंट को. तो किस कंट्री ने किया है? सो करेक्ट आंसर इज रशिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं, रशिया अनाउंसेस फ्री कैंसर वैक्सीन बाय 2025. तो ये अनाउंस किया जाएगा 2025 में, जब ये फाइनली बन के तैयार हो जाएगी एंड ये टोटली फ्री रहेगी. तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं. इसको लॉन्च किया जाएगा इन द अर्ली 2025 एंड ऑफर्ड फ्री टू सिटीजन. तो ये मेन चीज़ हो जाती है, फ्री ऑफर्ड किया जाएगा जो भी कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए. एंड ये जो वैक्सीन है ये कॉस्ट करेगी अराउंड 3 लाख रूबल्स. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं पर डोज जो है 3 लाख रूबल्स में आएगी. एंड इसके अंदर यूज़ किया गया है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम अ पेशेंट्स ट्यूमर टू ट्रेन द इम्यून सिस्टम. ओके तो ये ऑलरेडी किसी कैंसर पेशेंट का जो ट्यूमर होते हैं वहाँ से ये सैंपल लिया गया है इसको ट्रीट करने के लिए. ओके एंड ये वर्क करेगा बाय स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज टू टारगेट यूनिक प्रोटीन्स विच इज़ एंटीजेंस ऑन कैंसर सेल इफेक्टिवली. एंड ये जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको सिंपली ये डिस्ट्रॉय करेगा, उनको हेल्प करेगा डिस्ट्रॉय करने में. एंड कैंसर रेट्स इन रशिया आर राइजिंग. ये इसलिए इन्होंने ये डेवलप कर रही हैं रशिया, क्योंकि वहाँ पे जो कैंसर रेट्स हैं वो राइज हो रहे हैं. इसीलिए ये फ्री प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन को, कैंसर पेशेंट्स को, विद ओवर 6,35,000 न्यू केसेस इन 2022. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में ही ये रशिया में इतने केसेस न्यू देखे गए हैं कैंसर रिलेटेड. ओके एंड ये जिसके अंडर इंक्लूड करते हैं कोलॉन, ब्रेस्ट कैंसर एंड द लंग कैंसर्स. ओके इनसे रिलेटेड केसेस देखे जा रहे हैं पेशेंट्स में. एंड इसी तरीके की जो सिमिलर वैक्सीन्स हैं वो अंडर ट्रायल में हैं US में. तो इसका जो नेम रहेगा ग्लियोब्लास्टोमा. एंड UK में भी ये सिमिलर ट्रायल्स चल रहे हैं जिसका नेम है मेलानोमा. तो ये डिफरेंट नेम्स दे के आपको कंट्री मैच करने के लिए दे दी जाएगी कि कौन सी कंट्रीज़ के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, कैंसर वैक्सीन बनाई जा रही है. तो हमारा जो US है वो बना रहा है ग्लियोब्लास्टोमा एंड UK जो बना रहा है वो है मेलानोमा. एंड जो रशिया है वो बना रहा है mRNA वैक्सीन. ओके एंड यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं रशिया के, इनका नेम है कैप्रिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ही इस वैक्सीन के बारे में बताया है कि अवेलेबल हो जाएंगी पेशेंट्स के लिए इन द अर्ली 2025 में फॉर फ्री, सेट बाय डायरेक्टर ऑफ रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न्स. तो ये
जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डार्क पैटर्न से। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है? करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, तो ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि ये रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड ऑन नेशनल कंज्यूमर्स डे 2024। एंड आपको पता होना चाहिए जो हमारा नेशनल कंज्यूमर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर। ओके, एंड इसीलिए ये इस दिन ये लॉन्च किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्टिव डार्क पैटर्न। ओके, इसीलिए इसका नेम है जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप या फिर जागृति डैशबोर्ड। ये पार्ट है रियल टाइम इंटेलिजेंस सिस्टम के जो कि रन करेगा ऑन द एरावत AI सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, एंड इस ऐप के अंदर क्या होगा, ये अलर्ट करेगी यूजर्स को अबाउट द अनसेफ URLs ड्यूरिंग द ऑनलाइन एक्टिविटीज़। जैसे URL जो लिंक होती है, अगर कोई वो गलत लिंक होगी, किसी गलत इंटेंशन से होगी, तो वो ये सचेत करेगा कंज्यूमर्स को ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कि ये जो URL लिंक है ये अनसेफ है। एंड ये जो जागृति ऐप है ये अलाउ करेगी यूजर्स को टू रिपोर्ट URL सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग इलीगल डार्क पैटर्न्स विद कंप्लेंट्स फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये जो है आप कंप्लेंट किसके अंडर कर सकते हैं? ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर। एंड ये जो जागृति डैशबोर्ड है ये जनरेट करेगा रियल टाइम रिपोर्ट्स ऑन द डार्क पैटर्न टू मॉनिटर एंड रेगुलेट ई-कॉमर्स प्रैक्टिसेस। मतलब अगर कोई बार बार रिपीटिशन पे कोई वो मिस्टेक कर रहा है, इलीगल तरीके से ये जो डार्क पैटर्न यूज़ कर रहा है URL लिंक को यूज़ करके, तो ये पता लगा लेगी कि यहाँ पे ऐसे है चीज़ें। ओके, एंड ये जो सिस्टम है ये हेल्प करेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की to resolve disputes and protect consumer right effectively. Okay, so just remember all these points. So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.